आज शुरुआत करें हम कार्यक्रम की, और ये आपको पता है कि पूरा आधा घंटा हम ट्रेंडिंग वादा बाजार के यानी कि F&O के जो शेयर्स होते हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं। इंडेक्स का व्यू आपके सामने रखते हैं और रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं। उसकी कोशिश ये होती है हमारी रिपोर्ट कार्ड लेके आने की, ताकि आपको पता लग पाए कि इस समय का जो बाज़ार के अंदर हमारे मेहमान ट्रेड दे रहे हैं उससे आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ये एक दिन के बेसिस पर है, हालांकि वो ट्रेड अमूमन स्विंग के हिसाब से कैलकुलेटेड किए होते हैं, यानी कि 2-4 दिन रखेंगे तो और फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है हम आपके सामने डाटा भी संभाल के रखें। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और उसका फिर आज के मेहमान कुणाल बोथरा हमारे साथ होंगे। उनसे ज़रा पता करेंगे कि बाजार वापस से 18,200-250 आ गए, जहाँ से वापस नीचे गया है, अब क्या करें। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 18,250 के आसपास है। ये मार्केट ने डैमेज कंट्रोल वाला काम अपना पूरा कर लिया। आपको ध्यान होगा यहीं से बाजार फिसला था, निफ्टी कम और बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा, तो आज वैसा ही हो रहा है। बैंक निफ्टी वापस से ज़्यादा तेज़ है, परसेंटेज में भी और पॉइंट्स में भी। हालांकि नुकसान 1000 पॉइंट से ज़्यादा का था सिंगल डे, लेकिन रिकवरी भी 650 पॉइंट की है। 43,000 को पार कर लिया वापस से, 43,300 के भी आसपास आके भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन ब्रेक जो लेवल हुए थे उस दिन तो 43,500, 43, 42, 800 एक ही दिन में सारे सपोर्ट्स चले गए थे। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा आगे भी, ऐसा देखने पे लग रहा है। रियलिटी, ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल शेयरों से आज कुछ सपोर्ट मिल रहा है, इनकी अपनी अपनी परसेंटेज है। और रियल एस्टेट के बारे में तो आपको हम कई बार ये बात आपके सामने रख चुके हैं कि जब भी आपको मौका मिले इन शेयर्स के अंदर जाइएगा, क्योंकि इनका जो एक्चुअली में जो रियल ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सरकारी बैंक और फार्मा शेयरों में कमज़ोरी है, ये आज के थोड़े लूजर्स हैं। हालांकि इनकी वेटेज कम है इसलिए कुछ ज़्यादा महत्व रखते नहीं। फार्मास्यूटिकल शेयर्स में अभी रुक रुक के बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। अब आती है इंडिया विक्स की बात, 12.5 के ऊपर है, 11 से लेकर 13.5 का विक्स कोई मतलब नहीं रखता। ये ना आपका दोस्त ना आपका दुश्मन है। हाँ, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ तय है कि नेगेटिव न्यूज़ को मार्केट जैसे आपको फ्राइडे को रिएक्ट किया था ना, ऐसे एक बार और रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि विक्स डाउन है और नियर टू लोज है। हालांकि लो तो उसका 10 का अभी 12.5 पे चल रहे हैं, बट फिर भी हमारे पास रूम काफ़ी है ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए रूम कम है। इसलिए अच्छी खबरें डिस्काउंट है, बुरी खबरें पेंडिंग है। ये 5 बड़ी बातें थी जो हमने मार्केट के आपके सामने रखी। और अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त आ गया है। कुणाल जी, उनसे पहले हम जरा उनसे ये पता करें कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, तो हमने उनसे कुछ शेयर्स पता किए थे। हम 2 हिस्सों में शेयर्स पता करते हैं, कुछ तो हम ढूंढ के लेके आते हैं जो डाटा के बेसिस पर, कुछ एक्सपर्ट्स से हम पता कर लेते हैं कि आपने कुछ स्टडी किया, तो कई बार वो मैच भी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो शेयर्स हमने डिस्कस किए थे उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट की बात हुई थी, 2% का गेन। ये हमने शुक्रवार के रेट लिखे हुए हैं 12 बजे के आसपास के, जहाँ पर आपको मोटा मोटी सौदा मिला होगा। टाइटन 1.5% का, एक्सिस बैंक में 1% का गेन है। तो ये कुछ एक ट्रेड है। इसके अलावा हमने इंडेक्स के सौदे भी नोटिस करवाए हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर आएंगे। निफ्टी के अंदर आपको करीब 1% का गेन, बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब 1% का गेन, ट्रेंड के अंदर करीब 1% का गेन। तो ये कुछ एक सेलेक्टिव सौदे हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे, आपके सामने रखे। आज भी हम यही करने जा रहे हैं, आज भी हम इसी तरीके से करेंगे। हम तेज़ी वाले 4 शेयर से पता करेंगे, मंदी वाले भी 4 शेयर पता करेंगे, तो 8 शेयर हमारी तरफ से होंगे। इसके अलावा कुणाल जी अपनी तरफ से कोई शेयर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इन 10 शेयरों में से छांट कांट के हो सकता है आपको 4-5 शेयर मिल जाए, लेकिन वो 4-5 शेयर आपके बेहद काम आएंगे। अभी जरा हम शुरुआत करते हैं शेयर्स का पता करने की, लेकिन पहले जरा फ्यूचर्स की प्लेट निफ्टी की दिखाते हैं। आज बिल्डअप फिर से स्ट्रॉन्ग है। बाजार जब टूट रहा था तब 4% ओआई था, आज जब बढ़ रहा है तो 5.5% ओआई है। प्रीमियम हमेशा की तरह बना हुआ है, आज भी 48 पॉइंट का, और निफ्टी ने वापस से 18,250-300 वाली रेंज को रीगेन कर लिया। तो निफ्टी का डैमेज भी कम हुआ था और गेन भी फास्ट हुआ है। अब एक बार जरा लेके आइए प्लेट बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ओआई चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ज़्यादा ओआई के साथ कवरिंग आ रही है तो ठीक है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6% से हम टूटे थे, ओआई 6% था और अनवाइंड हुए थे, वो माइनस था, वो अनवाइंड हुए थे। तो आज 6% ही वापस आ गया, यानी कि जो अनवाइंड हुआ था सौदा वो वापस से फ्रेश लॉन्ग में तब्दील हुआ है, ताज़ा खरीदारी हुई है, और परसेंटेज में करीब 1.5% है, टूटे थे 2.5% में। यानी कि ओपन इंटरेस्ट तो आ गया, बट प्राइस अभी थोड़ा चेज कर सकता है। प्रीमियम 17 पॉइंट का है। अच्छी चीज़ है कि डिस्काउंट से हम प्रीमियम पे आ गए इस फॉल के बाद। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।
हमने सारी चीज़ें मोटा मोटी आपके सामने रख दी हैं। सर एक बार ज़रा हमको इंडेक्स का एक व्यू दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, जिनके पास पोजीशंस खड़ी हैं वो क्या करें और जिनके पास नहीं खड़ी वो क्या करें। तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए डिम्पी जी। पहले तो इंडेक्स की बात करें तो जो हमने फ्राइडे को ट्रेंड देखा और आज की जो हमने एक रिकवरी देख रही है, करीबन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है दोनों इंडाइसेस में। बिकॉज फ्राइडे को ऐसा एक लग रहा था कि शायद मार्केट एक फ्रेजाइल जोन में आ गया, एक वीक जोन में आ गया है। बट आज की रिकवरी के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ एक अच्छी रिकवरी आने के चांसेस। और जो हम पुराना जो स्विंग हाई था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, हम दोनों लेवल्स को शायद क्रॉस कर पाए। तो उस एक्सपेक्टेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए या मेंटेन करनी चाहिए। जिन्होंने भी अगर लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है और फ्राइडे के सेशन में भी अगर उन्होंने क्लोज नहीं किया, तो आई थिंक वो पोजीशंस को होल्ड करनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर वो पोजिशनल ट्रेडर्स है तो फ्राइडे की लोज को स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो प्रीवियस वीक का हाई था 43,750 43,800, उस लेवल्स को हम इस मूव में क्रॉस कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली ज़्यादा बुलिश रहूँगा। बिकॉज आज की जो मूव है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम आज फ्राइडे को जैसे कि फेडरल बैंक, HDFC बैंक की काफ़ी सारे दिग्गज नेम थे जो करेक्ट कर चुके थे। आज हालांकि उन स्टॉक्स में मेजर रिकवरी नहीं आई है, बट बाकी सारे अदर स्टॉक्स है जो बैंकिंग स्पेस में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे कि ICICI बैंक एक्सेट्रा। तो जो लीडरशिप है वो चेंज हो रही है। हम डोमिनेंट या ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है उन लार्ज कैप नेम्स लाइक HDFC और फेडरल के अनुमान से। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है सेक्टर का। तो मैं बुलिश रहूँगा दोनों इंडेक्सेस में। बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली मेरा टारगेट रहेगा 43,750 43,800 का। निफ्टी में 18,450 का टारगेट रख सकते हैं। सर दोनों के स्टॉप लॉसेस आप दे सकते हैं, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि अगर जो लॉन्ग पोजीशंस अगर अपनी पहले से मेंटेन करके अगर होल्ड कर रहे हैं तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 42,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं करंट लेवल से, जो कि करीबन 300 पॉइंट है। और अपसाइड में हम 500 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 450 से 500 पॉइंट करंट लेवल से। और निफ्टी में जो ट्रेडर्स लॉन्ग्स मेंटेन करना चाहते हैं या इनिशिएट कर रहे हैं, 18,450 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट करूंगा 18,100 का। ओके ठीक है, डन सर। तो इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू आपको मिल गया। आप जो पोजीशंस को अगर आप तेज़ी लेके बैठे तो होल्ड कर सकते हैं, बाय करना चाहे तो स्टॉप लॉसेस टारगेट को अच्छे से नोटिस करके रखेगा। ठीक 43,000 के नीचे फिर से बैंक निफ्टी अगर चला गया तो वीक माना जाएगा। अगर 18,100 के नीचे निफ्टी चला गया तो फिर वीक माना जाएगा। तो आपके नियर बाय स्टॉप लॉसेस हो गए हैं। ये टारगेट है 18,450 जो पहले नहीं देखा, अब आएगा। और दूसरा निफ्टी के लिए भी 43,800 तक के आपको टारगेट मिल रहे हैं। तो टारगेट अभी भी काफ़ी बुलिश हैं और सपोर्ट नियर बाय की हैं। तो पलड़ा लग रहा है कि बुल्स का भारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कॉन्ट्रा ट्रेड हमको मिल रहा है अगले और पिछले 48 घंटे के अंदर, एक दिन ऐसा फील हुआ कि सब कुछ धराशायी और एक दिन ऐसा फील हो रहा है कि पूरा डैमेज कंट्रोल एक ही दिन के अंदर। इस पूरी प्रोसेस के अंदर थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। पोजीशन बचाना ही पोजीशन से कमाना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा अलग अलग स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुणाल सर, हमने एक तो बजाज फाइनेंस को निकाला है ताज़ा खरीदारी यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में, और दूसरा है टाटा मोटर्स। तो एक बजाज ग्रुप का शेयर है और एक टाटा ग्रुप का शेयर है, जरा दोनों को चेक कर लीजिए। मोटर्स इनफैक्ट स्टार्ट करूंगा बिकॉज ये मेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशनल कॉल भी रह चुकी है काफ़ी बार। मैं इनफैक्ट लास्ट 1-2 ईयर्स में कंसिस्टेंटली मैंने काफ़ी बुलिश रहा हूँ टाटा मोटर्स पे। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी। 495 की इनफैक्ट अभी जस्ट लास्ट आई थिंक 10-15 मिनट में अच्छा मूव आया था टाटा मोटर्स में। मूवमेंट मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चार्ट बिल्डअप सेटअप बहुत ही अट्रैक्टिव है। बट इससे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें तो बेटर होगा। बिकॉज इस स्टॉक की एक टेंडेंसी है कि जब सडनली मोमेंटम आता है, जब स्टॉक 2-3-4% ऊपर हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी सारे दिन नेक्स्ट फॉलोअप डेज में स्टॉक एक साइडवेज हो जाता है और सडनली वापस से मोमेंटम पिकअप करता है। जस्ट रिसेंट एग्जांपल दूंगा टाटा मोटर्स में कि अप्रैल स्टार्ट में 2 दिन या 3 दिन की बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी टाटा मोटर्स में, जब स्टॉक 420 का 450 460 हो चुका था। उसके बाद ऑलमोस्ट एंटायर अप्रैल एक्सपायरी स्टॉक साइडवेज रहा
और सडनली एक अप मूव आया है। तो ये एक जो और टेंडेंसी है, इसे मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। बट हाँ, मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ टाटा मोटर्स पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से भी 510 520 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में ऑन दी अपसाइड बहुत ही बढ़िया स्विंग ब्रेकआउट हुआ है आज। अगर मैं गलत नहीं हूँ डिम्पी जी, स्टॉक ने आई थिंक 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। ये बहुत ही डिसाइसिव ब्रेक हो सकता है बजाज फाइनेंस के लिए, बिकॉज ये इंडिकेट कर सकता है कि जो लास्ट 3 से 4 महीने की जो अंडर परफॉर्मेंस थी इस स्टॉक में एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, वो शायद अंडर परफॉर्मेंस कवर अप हो जाएगी। तो बजाज फाइनेंस में भी बुलिश रहूंगा। टारगेट रख सकते हैं 7100 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं करंट लेवल से 6400 का। इंटरेस्टिंग, दोनों शेयर्स पे आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा है और ये बात बिल्कुल ठीक करें, 200 दिनों का एवरेज पार हुआ। और एक और पॉइंट भी है कि शेयर भले ही 4% चले हुए लेकिन स्ट्रॉन्ग नोट पे चल रहे हैं। टाटा मोटर्स तो कई बार हम आपको नोटिस भी करवा चुके हैं कि पहले 425 की रेंज में अच्छा बाय बनता था, लेकिन जब से इसने 450 460 वाली रेंज को पार किया है, अब ये उतावला है 500 की रेंज को ब्रेकआउट करने का। ये रुक रहा है, बार बार 500 के नीचे आके मौके दे रहा है, लेकिन ये तीसरा चौथा अटैम्प्ट था जो पिछले 20-25 दिनों में आपको मिला है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल 500 के मुआने यानी कि दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। 510 आपके लिए टारगेट है, 482 आपका स्टॉप लॉस है। ये 482 वही रेंज है जहां से बार बार ये शेयर ऊपर की तरफ आने के लिए तैयारी करता है। तो दोनों शेयर्स पे बाय की मोहर लगी, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और जिन शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है ना, वही शेयर्स ही हमारे रिपोर्ट कार्ड के लिए कैंडिडेट होंगे। अदरवाइज जिनका स्टॉप लॉस टारगेट आपको नहीं दे रहे, इसका मतलब सिर्फ चर्चा भर में है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस आगे चल के नहीं करने वाले। अब बढ़ते सर शॉर्ट कवरिंग की तरफ। हमने एक सीमेंट की कंपनी निकाली है जिसका नाम है सर इंडिया सीमेंट, और दूसरा है श्रीराम फाइनेंस। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, आप इन दोनों में क्या रीड कर रहे हैं सर? तो दोनों ही स्टॉक अगेन अट्रैक्टिव है। इंडिया सीमेंट में जो खास बात है डिम्पी जी, वो है कि 2 दिन से कैश सेगमेंट में या जो एनएससी के सेगमेंट में वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो जैसे कि फ्राइडे फॉर एग्जांपल, फ्राइडे की जो वॉल्यूम्स थी कैश साइड में, वो शायद 1.5 मंथ हाई थी इंडिया सीमेंट में। आज हाफ सेशन हुआ है अभी तक, और आज के दिन में वो वॉल्यूम्स जो फ्राइडे की वॉल्यूम्स थी उसको भी एक्सीड कर दिया है। तो हो सकता है कि थ्रू आउट द एंड ऑफ द डे शायद और ज़्यादा वॉल्यूम्स पिकअप हो जाए स्टॉक में, और एक मल्टी वीक वॉल्यूम हाई पे आ जाए। ये ट्रिगर पॉइंट बन सकता है स्टॉक के लिए। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये भी एक इंडिकेशन है कि इंडिया सीमेंट में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो सजेस्ट करूंगा इसको भी बाय के लिए। श्रीराम फाइनेंस में हालांकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बढ़िया मूव दे चुका था लास्ट 1 मंथ में। मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर दैट माइल्ड कंसोलिडेशन, छोटा सा करेक्शन हुआ था लास्ट वीक या उसकी जस्ट पहले, उस करेक्शन को शायद कंप्लीट कर चुका है श्रीराम फाइनेंस में। तो इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। श्रीराम फाइनेंस में टारगेट रख सकते हैं 1385 का, स्टॉप लॉस 1330 का रख सकते हैं। और इंडिया सीमेंट पे मेरा टारगेट रहेगा 204 का, स्टॉप लॉस 190। ओके ठीक है, तो ये आपके लिए 204 का टारगेट हो गया, 190 का एक स्टॉप लॉस हो गया। और इंडिया सीमेंट पे श्रीराम फाइनेंस का भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। तो कुल मिला के चारों के चारों शेयर हमारे पास हुए, सभी के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको नोटिस करने होंगे, लिख लेने होंगे, फोटो खींचिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। अब हमने यहाँ पे तेज़ी के सेगमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंडिया सीमेंट, अच्छा सर एक काम करेंगे, आप मेरे को श्रीराम ट्रांसपोर्ट का वापस से टारगेट स्टॉप लॉस दोगे एक बार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1385 का टारगेट रख सकते हैं और 1330 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, 1330 का एक स्टॉप लॉस हो गया। तो आपके पास श्रीराम फाइनेंस हो गया, आपके पास इंडिया सीमेंट आपकी लिस्ट में आ गया। फ्रेश लॉन्ग की पोजीशंस में हमने 2 शेयर बात की थी, टाटा मोटर्स 510 के टारगेट के लिए आपके पास आ गया। बजाज फाइनेंस का अच्छा मूवमेंट है, ऑल दो शेयर 4% ऊपर हैं, इसलिए अगर आपके मन में थोड़ी भी डर घबराहट है कि यार शेयर हम कैसे पकड़ें, बाजार तो चला हुआ है, थोड़ा रेजिस्टेंस पे भी हो सकता है, तो फिर क्या करें? तो फिर इसका एक ही तरीका है, वॉल्यूम को कम कर दो ताकि आपसे अच्छे से मैनेज हो पाए। ज़्यादा वॉल्यूम के साथ काम करोगे फिर मैनेज नहीं होगा, फिर हड़बड़ाहट में गलत फैसले लिए जाएंगे। तो इसलिए जितनी उम्मीद कर सकते हैं हम, थोड़ा उसमें कम वॉल्यूम करेंगे तो मैनेज अच्छा हो जाएगा। शेयर को छोड़ना समझदारी नहीं है, शेयर के साथ मैनेजमेंट करना थोड़ी समझदारी है। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हमने तेज़ी वाला सेगमेंट पूरा कर दिया, अब मंदी के कुछ शेयर आप किससे पता करते हैं। सर 2 शेयर हमने निकाल रहे हैं, एक तो निकाला है कैनरा बैंक, दूसरा है कोल इंडिया। इसमें फ्रेश शॉर्ट्स हैं यानी कि ताज़ा बिकवाली हो रही है आज। एक बार इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो आप, स्पेशली कोल इंडिया को।
दोनों ही स्टॉक में मैं बेरिश नहीं रहूँगा, बिकॉज आई थिंक कैनरा बैंक की एक और टेंडेंसी के 2 या 3 दिन की एक सरप्राइजिंग या सडन करेक्शन करता है स्टॉक, उसके बाद में एकाएक बहुत अच्छी रिकवरी आती है। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में आरडी नहीं कहूँगा, बट 30 मिनट्स चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट पे कैनरा बैंक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी भी हिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट अगर इनिशिएट करे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। कोल इंडिया की बात करें तो मेरे अनुमान से आई थिंक स्टॉक एक बहुत ही स्टेबल अप ट्रेंड पे है। इसने आई थिंक 1 मंथ में बहुत ही अच्छा मूव दिया था, 216 या 215 से एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कोल इंडिया में, जो स्टॉक को 235 238 के आसपास लेके गया था लास्ट वीक तक। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो इनफैक्ट ये दोनों ही डिप्स कोल इंडिया और कैनरा बैंक पे मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये बाय ऑन डिप्स बन सकता है करंट लेवल से। कैनरा बैंक पर सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। इनफैक्ट ऑन दी अपसाइड 322 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 305 का। ओके ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों शेयर्स, बकायदा शॉर्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि हमने इनको शॉर्ट्स की कैटेगरी में लिया था क्योंकि डाटा अकॉर्डिंग वैसा ही था, यानी कि जब प्राइस टूटे और ओपन इंटरेस्ट बढ़े इसका मतलब शेयर शॉर्ट हो रहे हैं। लेकिन कई बार क्या है, शेयर शॉर्ट तो होते हैं या प्रॉफिट बुकिंग भी करवाते हैं, लेकिन अपने सपोर्ट पे खड़े होते हैं। इसलिए इन शेयर्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीधी कोरी लिस्ट जाके चेक कर ली कि अच्छा है तो बिकवाली वाले शेयर्स हैं इनमें बेच दो, तो आप गलत फैसला भी ले सकते हैं। हम कार्यक्रम को इसलिए ओपन एंडेड रखते हैं, भले ढूंढ के लाए थे शॉर्ट्स के, लेकिन कॉल आपको मिल गई बाय की। ये क्यों मिली? ये एक्सपर्ट्स की एडवाइस से आपको मिल रही है। खाली डाटा को देख के भी ठीक नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये 305 का आपका स्टॉप लगाना है, 322 आपका टारगेट है। ये कैनरा बैंक आपकी लिस्ट में आ चुका है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपके सामने और रखेंगे। कुणाल सर, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स को भी जरा तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इस बीच एक रोचक बात आपको और बताते हैं एमआरएफ के रिगार्डिंग। एमआरएफ का फ्यूचर्स तो 1 लाख के पार हो गया, यानी कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपये देना होगा। लेकिन अभी स्पॉट में बाकी है, थोड़ी कसर बाकी है। तो एक बार ज़रा वो पता कर लेते हैं कि एमआरएफ को लेकर क्या बज़ है, ये शेयर क्यों चला, इसके पीछे के पूरी डाटा मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद बताएं आप। जी बिल्कुल, एमआरएफ जो है फोकस में रहेगा और आज जो है फ्यूचर्स में जो है 1 लाख का जो आंकड़ा है ऑलरेडी वो टच किया है। और अभी देख रहे हैं कैश मार्केट में 1 लाख का जो आंकड़ा है वो टच नहीं किया, पर आसपास ज़रूर है। याद रखिएगा ये 1946 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और शुरुआत की इंटरेस्टिंग बात ये बताते कि पहले तो खिलौने वाले बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन उसके बाद जो है ऑफकोर्स टायर्स में आई और इसके अलावा घरेलू बोर्सेज में, डोमेस्टिक बोर्सेज में जो है सबसे महंगी स्टॉक जो है आप कह सकते हैं शेयर प्राइस एक शेयर के अगर वैल्यू लिए तो। लेकिन हम बात करेंगे कि इसकी जर्नी कैसे हुई है। ऑफकोर्स 1992 में सबसे पहली बार जो है 1000 रुपये प्रति शेयर जो है टच किए थे और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 10 गुना बढ़ गया एकदम, आप कह सकते हैं 10 साल में। उसके बाद 25,000 2014 में, 2016 में 50,000 और ये आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में 75,000 का आंकड़ा था, अब बात करें 2021 में 90,000 का और मई में जो है 1 लाख का आंकड़ा जो है ये देखने मिल सकता है। तो इस पे ज़रूर जो है ये बड़ी जर्नी रही है एमआरएफ की, इस पे ज़रूर फोकस रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है पिछले 10 साल में जो है आप देखें ओवरऑल CAGR 21% का जो है टॉप लाइन ग्रोथ दिया गया है। अगर बात करें आपके ओवरऑल कह सकते हैं आय का, तो यहाँ पे लगभग 10% का ग्रोथ है और जो मुनाफा है वहाँ पे ऑलमोस्ट 3% का है। अब याद रखिए स्टॉक CAGR जो होता है वो 21% का है। इसके अलावा जो है 30 साल के जो CAGR के आंकड़े बोले कि पूरे आपके टायर सेक्टर में क्या देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, इनकी पीयर सेट है, यहाँ पे लगभग 30% का CAGR दिया है। और वहीं एमआरएफ जो आज फोकस में है 18% का दिया है। इसके अलावा अपोलो टायर्स और सीएट जैसे दिग्गज कंपनीज भी 10 से लेकर 11% तक का CAGR का ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिले। लेकिन कुछ कंपनीज है जो निफ्टी के कंपनीज है, बड़े कंपनीज है, उसमें एक आउट परफॉर्मर रहे हैं। ITC देख लीजिए, L&T देख लीजिए, इसको जो है एमआरएफ ने पिछाड़ा है। और भी अन्य कंपनीज है जैसे कि ग्रासिम, SBI, जिसमें जो है आउट परफॉर्मेंस जो है एमआरएफ में देखने मिला है। ओके ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी डिटेल हमको बताने के लिए। जब आप वो प्राइस वाला चार्ट दिखा रहे थे कि 1000 से शुरू हुआ कैसे कैसे बढ़ा, तो ये लग रहा है कि हर 2-2.5 साल के अंदर ये शेयर ऑलमोस्ट 2 गुना करता जा रहा है अपने आप को। हालांकि अच्छा वैल्यूएशन पे भी है और आज इसका जो हाई लगा है वो 1,184 रुपये लगा है। खैर ये रोचक रिसर्च हमने आपके सामने रखी। ये स्पॉट का प्राइस इस समय आप देख पा रहे हैं 97,800 के आसपास है और ये फ्यूचर है वो 98,277 चल रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जरा अनवाइंडिंग के शेयर सर के सामने रखते हैं। कुणाल सर जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर है, फिर अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स बताइएगा। हेवल्स है और यूनाइटेड ब्रूवरीज है, इन दोनों शेयर्स टूट रहे हैं, इन दोनों पे क्या करें?
तो इसमें से मैं यूनाइटेड ब्रेवरीज पे इनफैक्ट थोड़ा सा बेरिश रहूँगा, या एकदम बेरिश पे नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस स्टॉक थोड़ा और ड्रिफ्ट कर सकता है डाउन साइड में। 1390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट जो फ्यूचर्स है वो करीबन 1385 के आसपास है, तो फ्यूचर्स ऑलरेडी डिस्काउंट में है स्पॉट प्राइस के कंपेयर में। ये खुद ही एक डेटा पॉइंट है, इंडिकेट कर रहा है कि शायद स्टॉक में सेलिंग फ्यूचर्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैश। तो मैं यूनाइटेड ब्रूवरीज को यहाँ पे सेल करूँगा या सजेस्ट करूँगा सेल के लिए। टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड में करीबन 1365 का, और स्टॉप लॉस 1395 का रख सकते हैं। हैवेल्स पे मैं सेल सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक शायद आज एक वन डे करेक्शन पे है। लास्ट 4 से 5 दिन में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अप मूव दिखाया था। हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दे और उसके ऊपर जा सके। तो मैं हैवेल्स पे इनफैक्ट बुलिश रहूँगा, बट यूनाइटेड ब्रूवरीज पे मेरी एक सेल कॉल रहेगी। ठीक है कुणाल जी, तो अब आपका ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया है। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स में हमको बता दीजिए। सजेस्ट करूंगा, पहला इनफैक्ट रहेगा इन्फो एज पे जो फ्यूचर्स कोड है उसका है नौकरी। क्लासिकल ब्रेकआउट, अगर आप इसकी डेली चार्ट्स अगर आप देख ले तो एक परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ये डेली चार्ट्स में। आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हाफ सेशन के हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि होपफुली बाय द एंड ऑफ द सेशन अगर स्टॉक प्राइस वाइज और प्रोग्रेस करे तो वॉल्यूम्स अच्छा पिकअप कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इन्फो एज नौकरी पे बाय कॉल। टारगेट रख सकते हैं 4300 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3840 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सेकंड रहेगा बाय टाटा मोटर्स पे, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। मेरा मानना है कि मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करंट लेवल से। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 510 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 482.5। ओके ठीक है कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा मोटर्स हमारा मैच ही करके आपके साथ 510 का टारगेट है। हमने शुरुआत में भी कहा था कि कई बार एनालिस्ट के साथ हमारे शेयर मैच कर जाते हैं, तो टाटा मोटर्स मैच किया है। इन्फो एच एक और लिस्ट में आया, 3-4 दिन से हम भी आपको नोटिस करवा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं लगातार इसकी अच्छी पकड़ बनी हुई है। 4300 का अब नया टारगेट आपको मिल रहा है। उम्मीद करते हैं जो आज शेयर डिस्कस हुए हैं, जिसका स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिले हैं, कल जब हम रिपोर्ट कार्ड कुणाल जी का लेके आएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा बताने में, और आपका पोर्टफोलियो तो बेहतर होगा। यानी कि हमारे शेयर और कुणाल जी के शेयर मिलके एक काम तो कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो को और आपके ट्रेडिंग को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई कमी है, उसको ठीक कर लेना चाहिए, तो आप हमको बता भी सकते हैं। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए, सब स्टॉक्स और इंडेक्स में भी अपना व्यू पॉइंट क्लियर करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।